हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और स्वागत है आपका हमारी इस नई कोशिश में जिसका नाम है कमेंट्स आपके रिप्लाईज हमारे, जिसमें हमारी कोशिश है आपके सवालों का जवाब देने की। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कई बार एक जैसा सवाल पूछते हैं तो सबका नाम लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवाल हैं जिनका हम सोशल मीडिया पे इजीली जवाब दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, उन सवालों को ले। सब सवालों को कई बार लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिंकू चौधरी जी के साथ में, जिन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे इस एफर्ट को। थैंक यू रिंकू, और भी बाकी हमारे व्यूअर्स जो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। शाज जी जानना चाहते हैं कि उनके बच्चेदानी के अंदर में बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, वो मैरिड हैं, डॉक्टर ने उन्हें कंसीव करने के लिए सजेस्ट किया है, तो वो जानना चाहते हैं कि फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी करना पॉसिबल है या नहीं। फाइब्रॉइड्स मतलब बच्चेदानी की जो मसल्स होती हैं उनमें कहीं कहीं ओवर ग्रोथ हो जाना। आम भाषा में इसे ट्यूमर, रसोली या गठान भी बोला जाता है। फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ये दोनों बातें तय करती हैं कि आपको प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आएगी या नहीं। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ 5-6 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है, या साइज़ छोटा है लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी है कि बच्चेदानी की वो जगह एंडोमेट्रियल या एंडोमेट्रियल कैविटी जहाँ पे बच्चा पनपता है, ये उस पर प्रेशर डाल रही है, उसकी बनावट को ख़राब कर रही है, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स के साथ में प्रेगनेंसी ठहरना भी मुश्किल होता है और प्रेगनेंसी ठहरने के बाद में मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन के चांसेस भी होते हैं। तो आपके लिए मेरी सलाह ये रहेगी, या बाकी के वो लोग जिनके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, सबसे पहले तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कैंसर का एडिशनल रिस्क नहीं होता है। नंबर 2, सब तरीके के फाइब्रॉइड्स नुकसानदायक नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 3, फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट ज़्यादातर केसेस में सर्जरी होता है, लेकिन छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स जो आपको परेशानी नहीं दे रहे हैं उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। उन्हें छेड़ने की, ऑपरेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्मलेस क्रिएचर है। अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हैं, आपको परेशानी दे रहे हैं, एंडोमेट्रियम को डिस्टॉर्ट यानी कि उसकी बनावट में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी रुकने से पहले इसको सर्जरी कराना पड़ेगा, निकलवाना रहेगा। अदरवाइज आप बेहिचक बिना किसी टेंशन के प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। रूपा चौहान जी जानना चाहती हैं, रूपा के साथ में हमारे 1-2 व्यूअर्स और भी हैं जिन्होंने ये पूछा है कि उनकी पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई थी, तो क्या सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल पॉसिबल है? डेफिनेटली येस पॉसिबल है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना करके डाला हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको अपने सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसी के साथ में हमारे कुछ व्यूअर्स ने पूछा है कि क्या 2 सिजेरियन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है? तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली हमारे इंडियन या आसपास की कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं जिनका यूट्रस की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती है। तो 2 सिजेरियन के बाद अगर हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं तो उसमें परेशानी आ सकती है, टांके फटने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है, या बच्चे की हेल्थ को कोई परेशानी हो सकती है, उसकी धड़कन ऊपर नीचे हो गई, डिस्ट्रेस हो गया। तो 2 सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करना बहुत रिस्की है। 1 सिजेरियन के बाद आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वो सब पैरामीटर्स फुलफ़िल करें जो कि ये तय करते हैं कि वीबैक यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन पॉसिबल है या नहीं। गुलिश्ता शाही जी जानना चाहते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी में पॉलीहाइड्रेमनियोस है, AFI यानी कि वाटर लेवल 16 सेंटीमीटर है, नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं या नहीं? अभी 35 वीक्स चल रहा है। पॉलीहाइड्रेमनियोस मतलब बच्चेदानी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पानी की मात्रा ज़्यादा होना। नॉर्मली ये जो पानी है, अगर हम इसे अल्ट्रासाउंड में कैलकुलेट करते हैं तो AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखा जाता है, जो कि 8 से 15 तक होता है। 15 से 19 के बीच में इसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल है, बट थोड़ा सा हाई है। तो आपने मुझे बोला 16 है, 35 वीक्स आपकी अगर प्रेगनेंसी है तो फिलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन आपको आगे बार अल्ट्रासाउंड करा करके ये देखना रहेगा कि ये लाइकर पानी कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। सेकेंड, आप कहीं डायबिटिक तो नहीं हो रहे, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में अगर शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। थर्ड चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंस वाली है कि अगर आपके आगे के सोनोग्राफीज़ में ये देखा जाता है कि वाटर लेवल बार बार बढ़ता ही चला जा रहा है,
तो आपके डॉक्टर को आपसे खुल के पूछना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर में कहीं कुछ बनावटी खराबी तो नहीं है। खासकर अगर उसको कुछ निगलने में दिक्कत है, उसकी फूड पाइप नहीं बनी हुई है या फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में एक रास्ता बना हुआ है, तो ऐसे में भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, 35 वीक अभी है आपके, 3-4 हफ्ते भी और डिलीवरी में बाकी हैं, इस बीच हो सकता है आपका वाटर लेवल और कम हो जाए। अगर नहीं भी होता है, बाकी सब चीज़ें ठीक रहती हैं, तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। आप में इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। LD क्लासेस, मुझे नहीं पता नाम क्या, बट बड़े फ़नी कई बार इंटरेस्टिंग से नाम भी आते हैं, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे जब इस तरीके से मैं वो फ़नी नाम्स को एड्रेस करती हूँ। तो ये पूछना चाहते हैं कि मैम IVF कराने के लिए हॉस्पिटल में ESI कार्ड से इलाज की परमिशन है या नहीं। देखिए, ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये आपको अपने पॉलिसीज़ में ही चेक करना पड़ेगा। पहले ESI वाले लोग IVF के लिए ट्रीटमेंट्स स्पॉन्सर करते थे, बट जहाँ तक अभी मेरी नॉलेज है ESI अब इस तरीके के ट्रीटमेंट्स को स्पॉन्सर नहीं करती। फिर भी आप अपने इंश्योरेंस वालों से अगर ये चेक करेंगे तो मुझसे बेहतर वो इन सवालों का जवाब आपको दे सकते हैं। दीवा टॉक वो जानना चाहती हैं कि फॉलिकुलर स्टडी हुई है, डॉक्टर ने उन्हें लेट्रोबेस्ट मेडिसिन दिया, सब चीज़ें नॉर्मल हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। देखिए, फॉलिकुलर स्टडी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास इस तरीके की रिपोर्ट्स भेजते हैं कि डॉक्टर हमने सब टेस्ट कराए हैं, नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड में एग भी बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। ये आपकी समझ है कि आपने सब टेस्ट कराए हैं। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी ठहरने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। प्रेगनेंसी अगर नहीं रुक रही है तो उसकी एक वजह होती है, और वो वजह यूट्राइन फैक्टर्स यानी कि बच्चेदानी में प्रॉब्लम, ट्यूबल फैक्टर्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम्स, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन यानी कि एग बनने में समस्या, उसके फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। स्पर्म फैक्टर्स यानी कि हस्बैंड के स्पर्म में खराबी, वो काउंट में हो सकता है, मोटिलिटी में हो सकता है, उसका DNA डैमेज हो सकता है, शेप में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। 5th मिक्स्ड फैक्टर्स की एक से ज़्यादा प्रॉब्लम। 6th होता है कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स। लेकिन ये जो 6th चीज़ है वो हम तब बोलेंगे जब आपने बाकी के पहले 5 टेस्ट क्लियरली करा लिए। फॉलिकुलर स्टडी एक तरीके का सोनोग्राफी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि फॉलिकल मतलब वो आउटर शेल जिसके अंदर में एग ग्रो करता है। अगर मैं आम भाषा में इसे समझाने लगूं तो आप सभी ने मुर्गी का अंडा देखा है, उसका एक बाहरी हिस्सा होता है वाइट शेल, फिर उसके अंदर एग वाइट होता है और उसके अंदर एक पीला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं एग योक। एक्चुअल जो DNA होता है जिससे चिकन बनता है वो एग योक रहता है, बाकी की चीज़ें तो उसको सपोर्ट करने के लिए रहती हैं। ऐसे ही ह्यूमन एग होता है, आउटर शेल जिसे हम बोलते हैं फॉलिकल, उसके अंदर में एक तरल पदार्थ होता है जिसे बोला जाता है फॉलिकुलर फ्लूइड, उसके अंदर में एग होता है जिसे बोलते हैं oocyte जिसमें एक्चुअली DNA होता है और जो बच्चा पैदा करने की ताकत रखता है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब हम सिर्फ फॉलिकल का साइज़ देखते हैं, हमें अंदर का oocyte नहीं दिखाई देता है किसी भी तरीके से। और एक ही अजम्पशन है इतने सालों से जो साइंस ने स्टडी किया है कि फॉलिकल का साइज़ अगर 18 से 22 मिलीमीटर के बीच में पहुंच रहा है तो उसके अंदर में एक एग होना चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अजम्पशंस हैं। तो अगर आपका फॉलिकुलर स्टडी में फॉलिकल बन रहा है, वो रप्चर हो रहा है, मतलब हम अगेन मान के चल रहे हैं कि उसमें से एग रिलीज़ हो गया होना चाहिए। अब आपकी फेलोपियन ट्यूब्स मुझे नहीं पता वो खुली है या नहीं, अगर वो खुली हैं तो हमें नहीं पता कि एग उसने उठाया है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में हैं। तो अगर आपका फॉलिकुलर स्टडी ठीक भी चल रहा है, आप नेचुरल ट्राई भी कर रहे हैं, तो भी उस मंथ डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एज क्या है, ओवेरियन रिजर्व्स क्या हैं, हस्बैंड के फैक्टर्स क्या हैं, सक्सेस रेट 10 to 25% का होता है। किसी भी ट्रीटमेंट में ना तो हम 0% सक्सेस की बात करते हैं ना 100% सक्सेस की, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये ट्रीटमेंट होता है। कुछ टाइम तक हम एक ही ट्रीटमेंट को ट्राई करते हैं, रिजल्ट अगर नहीं मिलता है तो समझदारी इसी में है कि आप ट्रीटमेंट को स्विच ऑन करिए, दूसरे ट्रीटमेंट में जाइए। लेकिन सबसे ज़्यादा समझदारी ये है कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं, सही क्लिनिक में जाएं और
ट्रीटमेंट में आगे बढ़ने से पहले अपनी विजन, अपने आगे के रास्ते को एकदम ठीक ठाक देख लें, क्लियरली देख लें और ट्रीटमेंट को प्लान कर लेंगे तो 95-99% केसेस में सक्सेस पॉसिबल होता है। प्रॉब्लम बस यही आता है कि आप स्ट्रैटेजिकली ट्रीटमेंट्स को प्लान नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो डेफिनेटली परेशान भी होते हैं, चीज़ें खराब भी होती हैं। अंकिता नथानी जी, अंकिता नथानी जानना चाहती हैं कि वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है क्या, 9 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है। देखिए, प्रेगनेंसी में डिस्चार्जेस कब नॉर्मल है कब एबनॉर्मल है, इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड वीडियो बना करके अपने चैनल में डाला हुआ है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगी कि थ्रू आउट 9 मंथ थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, लास्ट में वो हल्का सा बढ़ भी सकता है। अगर ये वाइटिश है, क्रीमिश वाइट है, रेड ब्राउन नहीं है, आपको कोई खुजली नहीं हो रही है, बदबू इसमें ज़्यादा नहीं है, ये येलो ग्रीन कलर का नहीं है, आपको पेन नहीं हो रहा है, तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मोइन, आयशा, निशा, बहुत सारे लोगों ने हमसे कोविड वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है। देखिए, बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आप सेफली कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 2 डोज अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान लेना है तो दोनों ले सकते हैं, अगर आपने पहले एक ले रखी है और सेकेंड ड्यू है तो भी उसे आप प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, यानी कि अगर आप बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं तो भी कोविड वैक्सीनेशन सेफ़ है, बिना किसी टेंशन के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। शोभना समाल जी पूछना चाहती हैं कि ब्लाइटेड ओवम की प्रॉब्लम 2 बार हुई है तो आगे क्या कर सकते हैं। ब्लाइटेड ओवम, बहुत टेक्निकल इन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया है। ब्लाइटेड ओवम एक तरीके की ख़राब प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल करी जाने वाली एक टर्म है। सोनोग्राफी में अगर सिर्फ वो खाली खोल जिसमें बच्चा पनपता है वो दिखाई देता है, लेकिन अंदर में बच्चे के कोई भी अंश बनने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है, तो इसे कहा जाता है ब्लाइटेड ओवम। ब्लाइटेड ओवम अगर है तो कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहा है कि जो प्रेगनेंसी है वो जेनेटिकली ख़राब बनी है, इसलिए नेचर उसको आगे ग्रो नहीं करने दे रही है। अगर आपका 2 बार या इससे ज़्यादा ब्लाइटेड ओवम की तकलीफ़ है और उसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की तरफ ये सजेस्ट कर रहा है। अब ये जो जेनेटिक गड़बड़ है, हो सकता है माँ की तरफ से आ रही हो या हो सकता है कि पिता की तरफ से आ रही हो। कभी कभी माँ और पिता दोनों नॉर्मल होते हैं और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियस गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से जेनेटिकली अबनॉर्मल प्रेगनेंसी बनती है और नेचर उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करने देती है और उसे ग्रो नहीं करने देती है। तो मुझे नहीं मालूम आपने ये सब टेस्ट कराए हैं या नहीं। अगर एक बार ऐसा कुछ गड़बड़ है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से आप कुछ टेस्ट कराइए, सप्लीमेंट्स लीजिए और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो 95% केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कुछ परसेंटेज केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे बार बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपका 2nd या 3rd टाइम हो रहा है तो जब आप क्लीन कराते हैं तो अंदर से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको हमें जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजना चाहिए, ये जानने के लिए कि जिस दिशा में हम सोच रहे हैं वो बात ठीक है या नहीं। अगर आपका ऑलरेडी अबॉर्शन हो चुका है तो डेफिनेटली अब आप ये टेस्ट नहीं करा सकते हैं, तो आप अपना और अपने हस्बैंड का जेनेटिक एनालिसिस कराइए, ये जानने के लिए कि कहीं आप दोनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। ये सब चीज़ों को प्रेगनेंसी रुकने से पहले ही आपको टेस्ट करना है और अगर कुछ गड़बड़ आती है तो उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। नहीं, अगर कोई गड़बड़ आती है तो प्रीनेटल सप्लीमेंट्स लीजिए। एक अबॉर्शन के बाद कम से कम 3, ज़्यादा 6-8 महीने का आप गैप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो इस तरीके की समस्या होने की संभावना कम है। सुभाश्री प्रधान पूछना चाहती हैं कि एंटी स्कैन में बच्चे की पोजीशन नहीं आ रही है। एंटी स्कैन, देखिए एंटी स्कैन पे ये जो किया जाता है प्रेगनेंसी के 11 से 14 हफ्ते में किया जाता है। ये एक स्पेशल तरीके का सोनोग्राफी होता है जिसमें हम बच्चे की नेक, गर्दन की ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं उसमें कोई मेजर खराबी होने का खतरा तो नहीं है। अगर ये एक रेंज से ज़्यादा आती है तो हमें कुछ एडवांस टेस्ट में जाना पड़ता है। अगर वो नॉर्मल आती है तो बच्चे में कोई मेजर क्रोमोसोमल
खराबी होगी, यानी कि मेजर जेनेटिक खराबी होगी, उसका खतरा कम होता है। इस टाइम पे पोजीशन का कुछ मैटर नहीं करता। आप ये मत सोचिए कि अल्ट्रासाउंड एक तरीके का इलाज है। अल्ट्रासाउंड सिर्फ एक तरीके का टेस्ट है जो ये बता रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रेगनेंसी कि हर स्टेज पे सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अल्ट्रासाउंड हर समय पे अलग अलग बातों को चेक करता है। सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे पता करना भी मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट नहीं कर सकता है या इतनी बारीक होती हैं कि कई बार अल्ट्रासाउंड में मिस होने की गुंजाइश रहती है। तो 11 to 14 वीक्स में जब आप एंटी स्कैन करा रहे हो, उसमें बच्चे की पोजीशन का कोई मैटर है ही नहीं, क्योंकि बच्चा 8वें महीने तक अपनी पोजीशन बदलता रहेगा, पूरा घूमता रहता है। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है, कृपा ने, ज्योति ने, भारती और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, पीसीओडी है, तो क्या इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उन्हें प्रेगनेंसी रुकने में कोई तकलीफ़ होगी या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम बात करें कि पीसीओडी कितने लोगों को होता है, तो 100 में से 40 फीमेल्स को, 100 हेल्दी में से 40 फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है। लेकिन सब किसी को ये तकलीफ़ देगा ऐसा नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में कभी कभी किसी को पीरियड्स में डिस्टर्बेंस हो जाती है, किसी को वेट इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी के चेहरे पे बाल ज़्यादा रहते हैं, किसी को पिंपल्स ज़्यादा रहते हैं, और किसी को बच्चा ठहरने में भी तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं है कि हर पीसीओडी के केस में बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम आएगी, तो घबराने की बात नहीं है। आप 4 चीज़ें बस अच्छे तरीके से करिए पीसीओडी को मैनेज करने के लिए: राइट वेट, राइट एक्सरसाइज, राइट लाइफस्टाइल एंड राइट मेडिसिन्स। अगर आप ये करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में पीसीओडी को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं और प्रेगनेंसी ठहरने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ब्लड ग्रुप को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, हस्बैंड का नेगेटिव है, या हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक है, अलग है। तो ऐसे में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होने वाली है। प्लीज़ एक बार मेरे वीडियोस की लिस्ट में जाइए, देखिए, ज़्यादातर आपके सवालों के जवाब आपको उन्हीं वीडियोस में मिल जाएंगे। ब्लड ग्रुप के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और ऐसा ही काफ़ी लोगों ने पूछा है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है या लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है, इस पे भी डिटेल वीडियो हमने बना रखा है। ओव्यूलेशन डे, यानी कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो किन दिनों में वो संबंध बनाएं जिससे प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बनते हैं, वो वाला वीडियो भी हमने डिटेल डिस्क्रिप्शंस के साथ में बहुत बारीकी के साथ में समझाया है। तो आप वो वीडियोस को रेफ़र करिए, तो आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। आर विनोम जी का जो पूछना चाहते हैं कि उनकी 7 मंथ की प्रेगनेंसी शुरू हो गई है और उनके दांत में दर्द है। देखिए, प्रेगनेंसी में कोई भी डेंटल प्रॉब्लम, अगर आपको दांतों में तकलीफ़ है तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये जो दांतों की तकलीफ़ है कभी कभी प्री मैच्योर लेबर या अबॉर्शन का कारण भी बन सकती है। टाइम से पहले डिलीवरी होना, बच्चे का वेट कम रहना या अबॉर्शन हो जाना दांतों की समस्या की वजह से भी हो सकता है। ये सुनने में बहुत अटपटा लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर नहीं करिए, डेंटिस्ट को जाइए, दिखाइए। हाँ, एक बात जो आपको ध्यान रखने की है कि अगर वो एक्सरे करते हैं तो खासकर प्रेगनेंसी के फर्स्ट 5 मंथ में जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो आप एक्सरेज को अवॉइड करिए। उसके बाद आप एक्सरेज ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करें। सेकंड, अगर आपको वो कोई मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं खासकर खाने की, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ करके ही उन मेडिसिन का इस्तेमाल करिए, ताकि बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। अदरवाइज़ 9 मंथ के दौरान कुछ भी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार आप अपना डेंटल चेकअप ज़रूर करा लीजिए। अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमें अपने सवाल ज़रूर भेजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें।